नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच एक महत्वपूर्ण सूचना को लेकर आई हूँ और वह सूचना है कि क्या आप सभी का एग्जाम अर्थात RO-ARO प्रारंभिक परीक्षा 13 सितंबर 2020 को आयोजित होगी। तो साथियों, आप सभी को बताऊं कि विश्वस्त सूत्रों के अनुसार मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आप लोग का एग्जाम 13 सितंबर को हो रहा है। जी हाँ साथियों, आप लोग का एग्जाम 13 सितंबर को अवश्य ही होने की संभावना है। आप ये सोचें कि कोरोना के दृष्टिगत आप सभी के एग्जाम को पोस्टपोन किया जाना है, तो वर्तमान सिनेरियो को देखते हुए बिल्कुल नहीं लग रहा है कि एग्जाम टलने वाली है। तो आप अपनी तैयारी पूरी तरीके से आरंभ कर दीजिए। आप बार बार ये पूछ रहे हैं कि क्या 13 सितंबर को एग्जाम होगा। उसी के क्रम में मेरे द्वारा पता किया गया कि क्या वाकई 13 सितंबर को एग्जाम टलने वाली है क्या, क्योंकि आप लोग द्वारा बार बार यह पूछा जा रहा था। फिर पता करने पर यह ज्ञात हुआ कि अभी का जो सिचुएशन है उसमें तो यही लग रहा है कि 99.9% एग्जाम होगी ही होगी और उसके अनुसार तैयारियां भी जोरों शोरों से आरंभ कर दी गई है। तो आप इस भुलावे में न रहिए कि परीक्षा टलने वाली है। तो आप सभी से यही कहना है कि यदि आप RO-ARO प्रारंभिक परीक्षा 2016 में प्रतिभाग करने वाले हैं तो किसी भी प्रकार के आप आलस्य धारण न करें और आप अवश्य ही अपनी तैयारी को जोरों शोरों से आरंभ कर दें। आप सभी को अवगत कराना है कि मैं आप सभी के बीच स्पेशली तौर पर आप सभी के लिए मैं RO-ARO 2016 प्रारंभिक परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज ला रही हूँ और उससे संबंधित विस्तृत जानकारी अभी मैं तत्काल अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को सूचना उपलब्ध कराऊंगी। क्योंकि वर्तमान में जब पता किया गया कि क्या वाकई परीक्षा टलने वाली है क्या, क्योंकि आप लोगों द्वारा बार बार यह सूचना दी जा रही थी कि मैडम संभवतः एग्जाम टलने वाली है। फिर मेरे द्वारा भी ज्ञात किया गया क्या वाकई सही है। उस अनुसार जब मैं पता की तो पता चला कि एग्जाम टलने की बिल्कुल संभावना दिख नहीं रही है, क्योंकि तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। और अभी आपको बता दूं कि जो मुख्य परीक्षा UP-PCS की जो आयोजित होने वाली है, जी हाँ साथियों, मुख्य परीक्षा UP-PCS की आयोजित होने वाली है, उसके सेंटर को बढ़ाए जाने का भी बात चला और इसलिए सेंटर उसको गाजियाबाद भी एक बढ़ाया गया। पहले क्या था, लखनऊ और इलाहाबाद दो जगह सेंटर को अभ्यर्थियों को सेलेक्ट करने के लिए दिया गया था, लेकिन कोरोना के दृष्टिगत आप सभी के सुविधा के लिए एक सेंटर को और बढ़ाया गया ताकि आप सभी यदि पश्चिम यूपी में तैयारी कर रहे हैं या रह रहे हैं या दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को दिक्कतें न आए। आप सभी की सुविधा के लिए लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रकार के सुविधाएं आप सभी को दी जा रही है। और खास बात है कि अभी हाल में ही आप सभी को आज ही बल्कि विज्ञप्ति भी निकलने वाली है कि आप अपने इस नियत डेट तक आप अपने सेंटर को बदल सकते हैं। ठीक, तो ये सब वर्तमान सिनेरियो है कि क्या होने वाला और क्या होने वाला नहीं है। जिस प्रकार से लोक सेवा आयोग द्वारा लगातार एग्जाम कराया जा रहा है उस हिसाब से बिल्कुल लग रहा है कि RO-ARO प्रारंभिक परीक्षा 100% होगा ही होगा। साथियों, यदि मैं आप लोगों के जगह पे रहती तो मैं बिल्कुल किसी भी असमंजस में नहीं रहती। जी हाँ साथियों, वर्तमान सिनेरियो को देखते हुए यदि मैं आप सभी की जगह पे रहती तो मैं बिल्कुल ही इंतजार नहीं करती, बल्कि जो मेरा अंतिम लक्ष्य होता है सफलता, उसके लिए मैं कार्य करती। तो आप सभी से यही कहना है कि आप लोगों के बहकावे में बिल्कुल ना आए कि एग्जाम टलने वाला है या नहीं टलने वाला है या होने वाला की जो संभावना है वो काफी कम है। आप ये सोच के चलिए कि 13 सितंबर को परीक्षा होगी ही होगी। यदि आप थोड़ा सा भी ये सोच ले कि पेपर होने की संभावना कम है तो कहीं ना कहीं आप अपनी तैयारी में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे। क्योंकि ये सूचना मुझे विश्वसनीय लोगों के द्वारा प्राप्त हुई कि परीक्षा होगी ही होगी। अतः आप सभी को यही कहना है कि आप लग जाइए तैयारी में और जो अभ्यर्थी 2020 की तैयारी कर रहे हैं वो भी तैयारी करना आरंभ कर दे, क्योंकि उनसे संबंधित अर्थात RO-ARO
2020 परीक्षा से संबंधित वैकेंसी भी लाए जाने की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। जब आ जाए आप लोग उस पर नहीं पता रहेगा। और चूंकि कई चीजें ऐसी होती हैं गोपनीय कि हम सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे कह नहीं सकते, क्योंकि जब तक तैयारियां नहीं कंप्लीट हो जाती हैं तब तक उस चीज को खोलना उचित नहीं होता है। और चूंकि एक प्लेटफॉर्म भी होता है, वेबसाइट बना हुआ है, तो आप वहां से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। और उस वेबसाइट पर अनेक अधिकारियों के टेलीफोन नंबर आदि भी दिए रहते हैं, आप अवश्य ही उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जो 2020 की तैयारी करने वाले हैं और वो ये सोच रहे हैं कि अभी टाइम है, तो टाइम बिल्कुल नहीं है। आप स्वयं सोचिए, आपको पुस्तकें पढ़नी है सफलता के लिए। पुस्तकें पढ़ने में टाइम लगता है साथियों, तो आप यूं ही अपने समय को व्यर्थ न करें। और चूंकि ये वीडियो मैं स्पेशली रूप से RO-ARO प्रारंभिक परीक्षा 2016 के लिए ला रही हूँ, इसलिए आप सभी के पास मैं पुनः आती हूँ। अर्थात 2016 के जो परीक्षा दे रहे हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, उनको ये बताना है कि आप पहले देखिए कि आपको किन किन पोर्शन पर ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि सामान्य अध्ययन का जब आप पोर्शन देखेंगे तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन 2 विषय से कवर किया जाता है। पहला कौन सा, एक इतिहास और दूसरा समसामयिक, तीसरा ज्योग्राफी, चौथा साइंस, और अर्थव्यवस्था राज्य व्यवस्था का लगभग इक्वल रेशियो होता है। उत्तर प्रदेश के भी संख्या इस समय लगातार बढ़ते जा रहे हैं प्रश्नों के, तो आप जरूर इन पर फोकस करेंगे। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इस चीज की आप रणनीति अभी से तय कर ले। बहुत जल्द आप सभी के लिए मैं एक शेड्यूल लाऊंगी कि 13 सितंबर की तैयारी के लिए हम कौन से शेड्यूल को फॉलो करें ताकि हम सफल हो। क्योंकि जब तक आप रणनीति के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे साथियों, तब तक कहीं ना कहीं आप अपने इस परीक्षा में प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे। आप सभी के बीच में प्रतिदिन एक स्पेशल वीडियो लाऊंगी और आप सभी को 100% इस परीक्षा में सफलता प्राप्त हो उस रणनीति से संबंधित मैं वीडियो लाऊंगी। अर्थात स्पेशली रूप से क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, इतिहास में किस पोर्शन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। जैसे आपको इसी वीडियो में मैं बता दूं, इतिहास में किस पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करना है। आधुनिक भारत का जो इतिहास है उस पर आप अवश्य ही ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक, आधुनिक भारत का जो इतिहास है उस पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे। उसके बाद आप मध्यकालीन भारत पर और उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री पर, क्योंकि आधुनिक भारत से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वही आपके 6 से 10 प्रश्नों की संख्या में मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत का स्थान होता है। तो आप इसको जरूरी फोकस करेंगे। सामान्य विज्ञान में किससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सामान्य विज्ञान में मैं 4 पोर्शन को कवर करती हूँ। जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और विज्ञान प्रौद्योगिकी। जी हाँ साथियों, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और विज्ञान प्रौद्योगिकी। तो इसमें चारों में सबसे मेन पार्ट क्या है, सबसे मेन पार्ट है जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान पे आप ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपके भौतिक के और फिर रसायन का विज्ञान प्रौद्योगिकी। विज्ञान प्रौद्योगिकी के तैयारी के लिए आप क्या करिएगा, प्रतियोगिता दर्पण के जो एक साल में जितने भी नासा और अपने इसरो के जो भी उपलब्धियां वगैरह होंगी और DRDO और प्लस जो भी विज्ञान प्रौद्योगिकी से रिलेटेड क्वेश्चन आए होंगे विज्ञान प्रौद्योगिकी वाले भाग में, उसको आप जरूर देखिएगा। अवश्य ही 2 से 3 क्वेश्चन आपसे उससे आप कवर कर लेंगे। तो ये तो रहा आपका सामान्य विज्ञान। इतिहास में आपको बता चुकी। अब आते हैं भूगोल। भूगोल में आप सबसे ज्यादा इस समय, क्योंकि आपके पास समय काफी कम है, तो आप क्या करिए, मैप पे ज्यादा फोकस करिए। जी हाँ साथियों, मैप पे ज्यादा फोकस करिए। मैप के लिए आप कम से कम आपका 60% क्वेश्चन मैप से रिलेटेड होता है। आप ये सोचे कि मैप से रिलेटेड नहीं होता है तो ये आप गलत सोचते हैं। अब जैसे मान लीजिए गंगा नदी का उद्गम, तो जब आप देखेंगे कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है तभी तो वो क्वेश्चन हल करेंगे। तो ये अर्थात ये आप मैप में देखें तो ये क्वेश्चन आप हल कर लिए। ठीक, बस देखने का दृष्टिकोण है कि आप मैप को कैसे कैसे फॉलो अप करते हैं। ठीक, आप जैसे कि गंगा नदी को देख रहे हैं, ठीक, उद्गम देखिए कहाँ कहाँ प्रवाहित हो रही है, साथ में ये देखिए कौन कौन से नगर हैं, उसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, पश्चिम की कौन सी सहायक नदियां हैं, पूरब की कौन सी हैं। ठीक, तो ये सब चीज आप देखेंगे ही देखेंगे। और दूसरी चीज आप सभी को मैं
देखने का क्लास ले रही हूँ। मेरे जितने भी वीडियो क्लासेस से संबंधित है उनको तो आप कदापि न छोड़िएगा, क्योंकि मैं वे तमाम महत्वपूर्ण क्वेश्चन ला रही हूँ जो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप अवश्य ही परीक्षा की तैयारी जोरों शोरों से आरंभ करिए। अब हम आते हैं कृषि, पर्यावरण, उत्तर प्रदेश। इन तीनों के लिए आप अवश्य ही परीक्षावाड़ी से तैयारी शुरू कर दीजिए। और खास तौर पर परीक्षावाड़ी के जो बॉक्स है उसको तो आप बिल्कुल ही रट डालिए, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। अब परीक्षावाड़ी के जो बॉक्स में होते हैं वो क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, तो आप अवश्य उसको ध्यान देंगे ही देंगे। अब हम आते हैं राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था का मैं 3 पुस्तक आपको बताई हूँ। बेयर एक्ट, डी बसु का भारतीय संविधान, सुभाष कश्यप के भारतीय संसद। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? डी बसु। डी बसु पुस्तक आप अध्ययन करते हैं तो 60% क्वेश्चन राज्य व्यवस्था का आप कवर अप करेंगे। डी बसु में मात्र आपको आर्टिकल का ही डी बसु का बेयर एक्ट से लगभग 60% क्वेश्चन कवर करता है। अब बेयर एक्ट से मात्र आपको आर्टिकल ही नहीं पढ़ना होता है। जी हाँ साथियों, बेयर एक्ट से आपको मात्र आर्टिकल ही नहीं पढ़ना होता है, बल्कि आर्टिकल में कौन कौन से प्रावधान किए गए इसकी भी आपको गहन अध्ययन करनी होगी। क्योंकि जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें जैसे पूछ देगा कि महिला आरक्षण, पंचायती राज में महिला आरक्षण से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, ये तो रहा आर्टिकल का, ठीक। और दूसरी ओर पूछ दिया जाएगा कि क्या महिला आरक्षण से संबंधित प्रावधान पंचायती राज में किया गया है। तो जब आप पढ़े रहेंगे बेयर एक्ट को आरक्षण से संबंधित या जो भी उसके अन्य प्रावधान है, तो अपने आप हल करेंगे। ये समीक्षा अधिकारी परीक्षा में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है और बहुत लोगों का गलत हुआ था। चूंकि मैं एक टेक्निक के आधार पर याद की थी, इस वजह से मुझे ये क्वेश्चन याद रहा। डी से मतलब डिफेंस। डिफेंस किसको दिया गया? अर्थात 243 डी में आरक्षण से संबंधित प्रावधान पंचायती राज में SC ST OBC प्लस महिलाओं को प्रदान किया गया था, इसलिए मैं उसको याद की थी। वो भी तो OBC को कौन, जब राज्य चाहे तो, ठीक है। तो ये जो चीजें हमको कैसे अध्ययन पता चला, उसको मैं गहनता से अध्ययन की। तो आप जब बेयर एक्ट पढ़ेंगे तो बस आर्टिकल नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उसका एक एक लाइन आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा। तो अब हम आते हैं अर्थव्यवस्था पर। अर्थव्यवस्था के लिए आपके पास समय बहुत कम है, लेकिन साथियों अभी भी समय आपके पास बहुत ज्यादा है, यदि आप ये माने। क्योंकि यदि आज से हम परीक्षा को देखें 13 सितंबर को, तो हमारे पास कम से कम अभी भी 40 से 45 दिन है। जी हाँ साथियों, हमारे पास अभी भी लगभग मजबूती रूप से 40 दिन है। मोटा मोटा मैं बता रही हूँ 40 दिन है, ठीक। और इस 40 दिन में आप बहुत कुछ कर लेंगे। जी हाँ साथियों, इस 40 दिन में आप बहुत कुछ कर लेंगे। 2 दिन में आप यदि अतिरिक्तांक आप पढ़ लिए होंगे तो दोबारा रिवीजन करने में आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। जी हाँ साथियों, यदि आप अर्थव्यवस्था का अतिरिक्तांक प्रतियोगिता दर्पण का जो आता है उसे यदि आप पढ़ लिए होंगे तो दोबारा पढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगता है। अब मैं आप सभी को रणनीति ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जैसे ही परीक्षा करीब हो तो कैसे हम अपने सारी पुस्तक को कुछ ही दिन में दोहराते हैं। उससे संबंधित जो प्लेलिस्ट में वीडियो उसको आप जरूर देखिएगा, ताकि आप कम समय में आप सारे पुस्तकों को कैसे रिवीजन कर सकते हैं। तो साथियों आपको मैं बताऊं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आप अतिरिक्तांक जरूर पढ़ लीजिएगा। दूसरा चीज, घटना चक्र का जो आर्थिकी आता है आंकड़े, उसको भी आप जरूर पढ़िएगा। 4 से 5 क्वेश्चन आंकड़े से रिलेटेड अर्थव्यवस्था के होते हैं, उससे आप सॉल्व कर लेंगे। चूंकि आंकड़े परिवर्तित होते रहते हैं, इसलिए आप जो वर्तमान के होंगे पुस्तक उसको आप देखिएगा। पुराने आंकड़े के ऊपर बिलीव ना करिएगा, क्योंकि आंकड़े लगातार बदल रहे हैं। अब हम आते हैं समसामयिक विषय पर। जी हाँ साथियों, अब हम आते हैं समसामयिक विषय पर। और समसामयिक विषय के लिए चाहे आप कितनी भी पत्रिका पढ़े हो वो आप पढ़िएगा, लेकिन मेरे कहे अनुसार आप प्रतियोगिता दर्पण 1 साल का कहीं से व्यवस्था कर लीजिए। जी हाँ साथियों, आप प्रतियोगिता दर्पण की जो पत्रिका समसामयिक होती है वो 1 साल का कहीं ना कहीं से आप व्यवस्था कर लीजिए। और आपको प्रतियोगिता दर्पण में क्या पढ़ना है, हर पत्रिका में आपको मात्र 30 से 35 पेज को ही पढ़ना होता है। हर पत्रिका जो मासिक आता है उसमें आपको सब नहीं पढ़ना है,
बस 30 से 35 पेज जो होता है राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और संक्षिप्तिका, बस यही पोर्शन आपको पढ़ने होते हैं। तो साथियों, आप इसको एक एक लाइन ढंग से पढ़िएगा। और प्रतियोगिता दर्पण का जो हेडिंग होता है हर प्रकरण के लिए, हर सूचना के लिए, हर समाचार के लिए, उसको तो आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि कई बार जो उसका हेडिंग होता है उसी से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो आप जरूर ही प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ लीजिएगा। और यदि मार्केट में घटना चक्र का जो अर्थव्यवस्था दृष्टि आता है, समसामयिक का, करंट का, ठीक है, दृष्टि आता है ये करंट का, तो वो आप जरूर व्यवस्था करके पढ़ लीजिएगा। क्योंकि यदि आप उस पत्रिका को भी पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे। साथियों, आपके पास समय बहुत कम है, मात्र आपके पास 40 दिन है। आप अपनी तैयारी में धार लगाइए और किसी भी तरह आप इस परीक्षा को निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त करिए। बस आप इस परीक्षा को पास कर लीजिए। मुख्य परीक्षा की तैयारी जिस हिसाब से मैं करवा रही हूँ उस हिसाब से आप करते जाइए। जितने भी मैं क्लास ला रही हूँ, मल्टीविटामिन क्लासेस, उसको आप 100% करिएगा। मुख्य परीक्षा में न सिर्फ आप सफल होंगे बल्कि बेहतर रैंक भी आप प्राप्त करेंगे। तो साथियों, मुझे लगा कि आप सभी को आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बता दूं कि परीक्षा टलने वाली नहीं है, बल्कि परीक्षा होने वाली है। आप इस बुलावे में बिल्कुल ना रहे कि परीक्षा होने वाली नहीं है। ठीक है साथियों, और आपको ये सुविधा के अनुसार आप सभी के हितों के लिए मैं शीघ्र ही आप सभी के बीच टाइम टेबल आपसे रिलेटेड एक वीडियो ला रही हूँ। आप उसको जरूर देखिएगा। इसके अतिरिक्त मैं आप सभी के बीच कुछ रणनीति भी लाऊंगी, वो भी आप देखिएगा। किस विषय पर ज़्यादा फोकस करें, किस विषय पर कम फोकस करें, किस विषय के लिए कौन सा किताब जरूर पढ़ ले, ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा। इस दौरान आप पूर्व के जितने क्वेश्चन हैं, जी हाँ साथियों, इस दौरान जितने भी पूर्व के क्वेश्चन हैं उसको पूरी तरीके से आप कम से कम 3 बार रिवीजन कर लीजिए। और लुसेंट का जो जीके है उसको भी आप कम से कम 2 से 3 बार पढ़ लीजिए। और जो पुस्तक मैं बताई हुई हूँ उसको तो आप बिल्कुल ही छोड़िएगा मत। और ख़ास बात है कि साथियों, मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप सफल होंगे ही होंगे। मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप अवश्य ही सफल होंगे। और यदि आपको यह भ्रम है कि परीक्षा टलने वाली है तो ये भ्रम बिल्कुल आप छोड़ दीजिए। इसलिए छोड़ दीजिए कि यदि परीक्षा हो रही है और आप इस भ्रम से बाहर आ जाएंगे तो रिजल्ट आपका बेहतर आएगा और आप सफल होंगे। और यदि परीक्षा नहीं हो पाती है किस कतिपय कारण से, तो ये आपके लिए तब भी बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि आपकी तैयारी और भी बेहतर हो चुकी रहेगी और भी बेहतर बनाने का चांस आपको मिलेगा, जिससे आप मुख्य परीक्षा की तैयारी में और भी आप पॉलिश लगाएंगे। साथ में आप सभी को ये भी बताना है कि यदि आप यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा को दे रहे हैं तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। परीक्षा हो रही है, तैयारी भी पूरे जोरों शोरों से मुख्य परीक्षा के लिए हो रही है। एक सेंटर गाजियाबाद को बढ़ाया गया है और आप सभी यदि गाजियाबाद में अपना सेंटर डालना चाहते हैं तो उससे संबंधित जो भी अग्रेतर कार्रवाई है आप साइट से प्राप्त कर सकते हैं। वो कार्रवाई करिए, आप अपने सेंटर में परिवर्तन कर सकते हैं। आप सभी के हितों के लिए लोक सेवा आयोग लगातार कार्य कर रहा है। और यदि किसी भी प्रकार की आप सभी को समस्याएं हो रही हैं तो आप अवश्य ही लोक सेवा आयोग में जो भी कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं वहां पर आप जाकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करें। और यदि कोई महत्वपूर्ण प्रकरण पे आपको सूचना चाहिए तो भारत सरकार द्वारा सूचना का अधिकार तो आप सभी को दिया ही गया है। आप अवश्य ही सूचना के अधिकार के माध्यम से आप अपने सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, चलते चलते आप सभी को मैं बेस्ट ऑफ लक बोलती हूँ। चलते चलते मैं आप सभी को बेस्ट ऑफ लक बोलती हूँ जो यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा को दे रहे हैं, जो आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2016 को दे रहे हैं, और उन्हें भी मैं ढेर सारा बेस्ट ऑफ लक दे रही हूँ जो आगामी आरओ एआरओ 2020 परीक्षा की तैयारी कर रहा है। साथियों, आप बिल्कुल भी भ्रम में न रहे कि एग्जाम टलने वाला है। एग्जाम वर्तमान परिदृश्य में बिल्कुल ही टलने वाला नहीं है। टोटल तैयारी अंदर
चल रही है। तो आप इस भ्रम से बाहर निकलिए और आज से ही अपनी रणनीति बना लीजिए। मैं भी पूरा प्रयास करूंगी आप सभी की तैयारी में अपना योगदान दूं, इसी आशा विश्वास के साथ कि आप अपने लक्ष्य में सफल होंगे। मैं सीमा गुप्ता आज विदा लेती हूँ। नमस्कार।